आप सभी का स्वागत है नरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहां आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सीधे तौर पर हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान हमारी सरहदों पर जाता है। हाँ बिल्कुल, सीमाएं देश की पहली रक्षा पंक्ति होती हैं और आजकल सरहदें वैसी नहीं रहीं जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे। वही तो आज हम समझेंगे कि कैसे भारत अपनी सीमाओं पर इल्लीगल माइग्रेशन यानी अवैध घुसपैठ को जड़ से खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और एक नए कानूनी ढांचे का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। एकदम सही। विशेष रूप से जो नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लाया गया है, उसने पूरा नजारा ही बदल दिया है। हाँ, इस चर्चा का मुख्य मकसद आप सभी श्रोताओं को ये बताना है कि भारत अपनी संप्रभुता, अपनी डेमोग्राफी और अपने संसाधनों की रक्षा के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध है। अवैध घुसपैठ के लिए देश में अब कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो कानूनी बदलाव से ही शुरू करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि अचानक इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ गई? पुराने कानून क्या सही से काम नहीं कर रहे थे? 1 सदी से भी ज्यादा पुराने कानून। हाँ, अब आप खुद सोचिए, उस वक्त डिजिटल आइडेंटिटी जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पूरा सिस्टम सिर्फ कागजों, दस्तावेजों और रबर की मोहरों पर निर्भर था। तो ऐसे में तो कोई भी फर्जी पेपर बनाकर आराम से सिस्टम को चकमा दे सकता था। वही तो सबसे बड़ी खामी थी। आज के डिजिटल युग में जहां आइडेंटिटी फ्रॉड सेकंडों में हो जाता है, वहां ये पुराने कानून पूरी तरह से बेअसर थे। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया डिजिटल रीसेट किया गया। यानी ये एक तरह से वैसा ही है जैसा हमने देश की सुरक्षा के पुराने और जंग लगे तालों को हटाकर वहां नए स्मार्ट बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिए हों। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। इस 2025 के नए कानून ने उन 4 पुराने कानूनों को एक झटके में खत्म कर दिया और इसका सबसे अहम हिस्सा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को और ज्यादा ताकतवर बनाना। और इसी के तहत वो आईएमएस यानी इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है ना। पर ये आईएमएस आखिर काम कैसे करता है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, आईएमएस को अब अनिवार्य कर दिया गया। इसका काम है डेटा के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक रियल टाइम तस्वीर बनाना। जब भी कोई विदेशी पहली बार भारत में कदम रखता है, उसका पूरा बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर किया जाता है। बायोमेट्रिक में सिर्फ फिंगरप्रिंट्स आते या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स नहीं, इसमें हाई डेफिनेशन फेशियल रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैन यानी आंखों की पुतलियों का स्कैन भी शामिल होता है। और सबसे खास बात यह है कि इस डेटा को अगले 10 सालों तक सिस्टम में सिक्योर रखा जाता है। लेते ही दिल्ली में बैठे अधिकारियों को तुरंत पता चल जाएगा। एकदम तुरंत रियल टाइम में अलर्ट फ्लैश हो जाएगा। पहले जो जानकारी आने में दिन लग जाते थे, वो अब सेकंडों का खेल हो गया है। ये तो बहुत मजबूत सिस्टम है। पर इस नए कानून में मैंने एक और चीज पढ़ी थी, थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग के बारे में। ये क्या नया पहलू है? हाँ, ये इस कानून का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, अक्सर अवैध प्रवासी बॉर्डर पार करने के बाद देश के अंदरूनी हिस्सों में आकर छुप जाते हैं। वहां उन्हें रहने की जगह चाहिए, काम चाहिए, अस्पताल की सुविधा चाहिए। तो क्या अब इन सब जगहों पर भी नजर रखी जा रही है? बिल्कुल। नए कानून ने होटल, अस्पताल और एयरलाइंस के लिए इल्लीगल माइग्रेंट्स की रिपोर्टिंग करना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई अस्पताल 24 घंटे के अंदर किसी विदेशी मरीज की जानकारी सिस्टम में नहीं डालता, तो उस पर भारी जुर्माना लगता है। अच्छा, यानी एयरलाइंस को भी उड़ान भरने से पहले एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती होगी? जी हाँ, ये एक तरह का डिजिटल जाल है जो पूरे देश में बिछा दिया गया है, ताकि कोई भी सिस्टम से बचकर निकल ना पाए। सही बात है। और इस जाल का सबसे बड़ा लक्ष्य आर्थिक कारणों से होने वाली घुसपैठ को रोकना है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा, एक रेफ्यूजी यानी शरणार्थी और एक अवैध प्रवासी के बीच का फर्क। ये आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया। देखिए, भारत 1951 के यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। हाँ, शरणार्थी वो होते हैं जो अपने देश में किसी भयंकर धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न से जान बचाकर भागते हैं। लेकिन भारत में आने वाले ज्यादातर घुसपैठिए आर्थिक कारणों से आते हैं, बेहतर रोजगार की तलाश में। और इसी से सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है।
हमारे पास अपने नागरिकों के लिए ही संसाधन सीमित हैं। जब लाखों अवैध प्रवासी आते हैं तो लोकल इकोनॉमी, रोजगार और सबसे बढ़कर वहां की डेमोग्राफी पर भारी बोझ पड़ता है। बिल्कुल। और ये कानून इसी आर्थिक घुसपैठ को रोकने के लिए बनाया गया है। पर कानून तो ठीक है, लेकिन हमारी सीमा तो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। नदियां हैं, पहाड़ है। सिर्फ एक डेटाबेस से तो इन्हें रोका नहीं जा सकता ना। यहीं पर तकनीक और एआई का असली जादू शुरू होता है। इस पूरी सीमा को मॉनिटर करने के लिए CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। तो क्या पुराने वाले कांटीले तार निकाल दिए गए हैं? पूरी तरह नहीं, पर जहां तार काम नहीं करते थे वहां CBMS ने एक वर्चुअल वॉल यानी एक अदृश्य दीवार बना दी है। पहले तस्कर आराम से तार काट देते थे या सुरंग बना लेते थे। अब ऐसा करना नामुमकिन है। ये वर्चुअल वॉल वहां सबसे ज्यादा काम आती होगी जहां तार लगाना फिजिकल रूप से ही नामुमकिन है, जैसे असम के धुबरी में, है ना? हाँ, वहां तो ब्रह्मपुत्र नदी अपनी जगह बदलती रहती है। एकदम सही पकड़ा आपने। धुबरी में लगभग 61 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां तार लग ही नहीं सकते। वहां इस समस्या को सुलझाने के लिए बोल्ड क्यूट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बोल्ड क्यूट। इसमें आखिर होता क्या है? नदी में तार तो डाल नहीं सकते। नहीं, वहां पानी के अंदर और किनारों पर लेजर वॉल्स और अंडरग्राउंड साइस्मिक सेंसर्स बिछा दिए गए हैं। साइस्मिक सेंसर्स, ये तो भूकंप नापने के लिए होते हैं ना? हाँ, पर इनका इस्तेमाल यहाँ वाइब्रेशन यानी कंपन पकड़ने के लिए होता है। इंसान के चलने का और उसके कदमों के वजन का एक खास साइज्मिक सिग्नेचर होता है। ये सेंसर नदी की लहरों और इंसान के पानी में चलने के फर्क को आराम से पहचान लेते हैं। वाह! तो मतलब अगर कोई चुपचाप रात के घंघोर अंधेरे या कोहरे में घुसने की कोशिश करे तो भी पकड़ा जाएगा? बिल्कुल। थर्मल इमेजिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स रात हो या दिन 24 घंटे नजर रखते हैं। थर्मल कैमरास किसी भी इंसान के जिस्म की गर्मी को पकड़ लेते हैं, चाहे बाहर कितनी भी धुंध क्यों ना हो। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक टेक्निकल फ्लॉ नजर आ रहा है। अगर ये सेंसर्स इतने ही सेंसिटिव हैं, तो जंगल में जानवर भी घूमते हैं, तेज हवा से पेड़ हिलते हैं, तब तो हर मिनट अलार्म बजता होगा। ये तो BSF के लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाता होगा। आपने सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या को पॉइंट आउट किया है। इसे अलार्म फटीग कहते हैं। पहले जब लगातार फॉल्स अलार्म्स बजते थे तो जवान परेशान होकर उन्हें इग्नोर करने लगते थे, पर अब इसे योलो एल्गोरिदम की मदद से ठीक कर लिया गया है। योलो, ये क्या है? योलो का मतलब है यू ओनली लुक वंस। ये एक एडवांस्ड AI एल्गोरिदम है। ये बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड गार्ड की तरह काम करता है। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में फर्क कर लेता है कि वहां कोई नीलगाय है, हवा का शोर है या हाथ में बैग लिए कोई घुसपैठिया। अच्छा, सच में? यानी फॉल्स अलार्म्स अब बिल्कुल बंद? लगभग बंद। AI सिर्फ तभी कंट्रोल रूम में अलार्म बजाता है जब उसे 100% यकीन हो कि सामने कोई इंसानी है। इसके अलावा नेत्रा और गरुड़ जैसे ऑटोनॉमस ड्रोन्स भी हैं जो अकेले ही घने जंगलों में ट्रैकिंग करते रहते हैं। ये तो बहुत ही एडवांस्ड है। और मैंने सुना है कि AI अब भविष्यवाणी भी करने लगा है। हाँ, इसे प्रिडिक्टिव सर्वेलेंस कहते हैं। AI पिछले सालों का डेटा, मौसम की स्थिति और यहाँ तक के लूनर साइकिल्स यानी चांद की रोशनी तक का हिसाब लगाता है। उससे पता चल जाता है कि अगली घुसपैठ किस रात और किस इलाके से होने वाली है। ये सुनने में तो किसी साईफाई मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। जब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, तो क्या पूरी तरह से मशीनों और AI पर भरोसा करना एक बड़ा जुआ नहीं है? क्या AI सच में इंसान की जगह ले सकता है? ये बहस पूरी दुनिया में चल रही है, पर यहाँ समझना जरूरी है कि बॉर्डर पर AI इंसान की जगह नहीं ले रहा है। वो बस BSF जवानों की क्षमता को बढ़ा रहा है। मतलब आखिरी फैसला अभी भी जवानों का ही होता है? बिल्कुल। AI गोली नहीं चलाता। AI बस उसकी सटीक लोकेशन बताता है। ग्राउंड पर जाकर पकड़ने का और एक्शन लेने का काम BSF के जवान ही करते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि सेंसर्स ने अपना काम किया और घुसपैठिया पकड़ा दिया, लेकिन आगे क्या? उसके बाद क्या होता है? यहाँ आती है हमारी नई डिपोर्टेशन पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी। हाँ, और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण था 2025 में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर। जी, अप्रैल में जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, है ना? हाँ, उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। एकदम। उसी के जवाब में पूरे देश में अभियान चलाया गया। गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से हजारों संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया था। तो इस नई पॉलिसी में डिपोर्टेशन का प्रोसेस क्या है? पहले तो वेरीफाई करने में और वापस भेजने में सालों निकल जाते थे। अब हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है
और वेरिफिकेशन के लिए 90 दिन की एक सख्त लिमिट तय कर दी गई है। 90 दिन में प्रोसेस पूरा होना ही चाहिए। ये तो काफी फास्ट है, पर इस दौरान उन लोगों को रखा कहाँ जाता है? मैंने इन नए होल्डिंग सेंटर्स के बारे में पढ़ा था। क्या ये एक तरह की जेल्स है? नहीं, ये ट्रेडिशनल जेल्स नहीं है। इनका मकसद सजा देना नहीं बल्कि डिपोर्टेशन तक उन्हें एक जगह सुरक्षित रखना है। यहाँ परिवारों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, जो कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बड़ा कदम है। अच्छा, मतलब बच्चे और माँ बाप साथ रहते हैं, वहाँ बुनियादी सुविधाएं भी होती होंगी? हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज और खुली जगह होती है, बस उन्हें बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं होती। और एक बहुत ज़रूरी बात, इनके जो भी फर्जी आधार या पैन कार्ड बन चुके होते हैं, उन्हें सिस्टम से तुरंत रद्द कर दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी कदम है आइडेंटिटी फ्रॉड रोकने के लिए। और वापस भेजने का तरीका भी तो बदला है अब। बिल्कुल, पहले ट्रेन्स के जरिए लंबा सफ़र होता था। अब सीधे हिंडन एयरबेस से स्पेशल फ्लाइट्स उड़ती हैं, जो इन प्रवासियों को त्रिपुरा के अगरतला और दूसरे सीमावर्ती राज्यों तक ले जाती हैं। वहां से फिर सीमा सुरक्षा बल उन्हें सीमा के पार वापस भेज देते हैं, जिसे हम पुशबैक कहते हैं। इसके अलावा म्यांमार बॉर्डर पर भी चेंजेस आए हैं ना? हाँ, जो फ्री मूवमेंट रिजीम यानी एफएमआर था, जिसमें लोग 40 किलोमीटर तक अंदर आ सकते थे, अब उसे घटाकर सिर्फ 10 किलोमीटर कर दिया गया है। और उस पूरी 1643 किलोमीटर सीमा पर तेजी से फेंसिंग हो रही है। लेकिन देखिए, यहाँ आकर एक बड़ा टकराव पैदा होता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है और दूसरी तरफ जुडिशियल प्रोसेस यानी ड्यू प्रोसेस के सवाल। ह्यूमन राइट्स वॉच और सीजेपी जैसी संस्थाएं इस पर बहुत चिंता जता रही हैं। हाँ, उनका मानना है कि बिना अदालत में सुनवाई के सीधे पुशबैक करना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो सकता है। वेस्ट बंगाल सरकार ने भी कुछ मामलों में दखल देकर कहा था कि इस जल्दबाजी में कुछ असली भारतीय भी गलती से परेशान हो सकते हैं। ये तो एक सॉवरेन राष्ट्र के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ प्रॉपर ड्यू प्रोसेस। सरकार इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाती है, खासकर तब जब हमारे पड़ोसी देशों में ऐसी उथल-पुथल मची हो? देखिए, इसी मुद्दे पर गृह मंत्रालय का रुख एकदम स्पष्ट है। उनका मानना है कि देश के सीमित संसाधनों, डेमोग्राफी और कानून व्यवस्था की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला संवैधानिक कर्तव्य है। मतलब हर रोज हजारों घुसपैठियों पर सालों तक मुकदमा चलाना प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को इतना पावर दिया गया है ताकि मामलों का फास्ट ट्रैक निपटारा हो सके। ये सच में एक रेजर एज जैसी स्थिति है, जहां संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है। और इसका असर सिर्फ देश के अंदर थोड़ी होता है, इसका सीधा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारे पड़ोसियों पर पड़ता है, खासकर बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों पर। हाँ, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते 1971 के मुक्ति संग्राम के समय से ही बहुत गहरे रहे हैं। लेकिन अवैध प्रवासन एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों के बीच बार बार तनाव पैदा करता है। और इसका सबसे बड़ा दबाव हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर होता है। असम के जंगलों, वहाँ की इकोनॉमी और डेमोग्राफी पर इस घुसपैठ का असर एक बहुत बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। एकदम। जब भी एनआरसी या डिपोर्टेशन का मुद्दा उठता है तो ढाका में बेचैनी बढ़ जाती है। सीमा पर होने वाली किलिंग्स या पुशबैक्स को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी तेज हो जाती है। इसे समझने के लिए मैं एक आम जिंदगी का उदाहरण देती हूँ। ये एक कॉम्प्लेक्स नेबरहुड जैसा है, जैसे दो पड़ोसी होते ना, जो अपनी बाउंड्री वॉल को लेकर रोज एक दूसरे से लड़ते हैं, बहस करते हैं। हाँ, आमतौर पर मोहल्लों में ऐसा होता है। पर सोचिए, अगर पूरे मोहल्ले की सुरक्षा की बात आ जाए तो वही दोनों पड़ोसी डंडा लेकर रात में साथ मिलकर पहरा देते हैं। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही दिखता है आजकल। ये एनालॉजी बहुत शानदार है और सच में ग्राउंड पर यही हो रहा है। राजनीतिक तनाव अपनी जगह है, पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बहुत मजबूत है। जैसे वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती है। बिल्कुल। आर्मी के बीच होने वाला एक्सरसाइज संप्रीति और नेवी के बीच होने वाला एक्सरसाइज बोंगो सागर, ये साबित करते हैं कि दोनों देशों के मिलिट्री टाइज कितने गहरे हैं। अच्छा, यानी राजनीति अलग और सिक्योरिटी अलग। हाँ, और दोनों मिलकर ब्लू इकोनॉमी और बे ऑफ बंगाल की समुद्री सुरक्षा पर साझा काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि खाड़ी की सुरक्षा सियासी बयानबाजी से कहीं ऊपर है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के धागों को एक साथ समेटें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। भारत ने अपनी सीमाओं को अंग्रेजों के उस पुराने दौर से बाहर निकाला है और 21वीं सदी के एक डिजिटल फोर्ट्रेस में बदल दिया है। सही कहा आपने। योलो एल्गोरिथम्स, लेजर वॉल्स और नया इमिग्रेशन एक्ट 2025, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बना रहे हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि ये सब आखिर क्यों मायने रखता है।
सीमा सुरक्षित होगी तभी देश के संसाधन, हमारी कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षित रहेंगे। देश अपनी संप्रभुता के लिए कड़े पर जरूरी कदम उठा रहा है। और इसी के साथ हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद आप सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज तो हम एआई और ड्रोन्स का इस्तेमाल उन लोगों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं जो अपने आर्थिक फायदे के लिए सीमा पर आते हैं। लेकिन जरा सोचिए आने वाले अगले 10-20 सालों के बारे में। जब क्लाइमेट चेंज अपने चरम पर होगा। हाँ, जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे के पूरे तटीय इलाके डूबने लगेंगे और तब लाखों की तादाद में क्लाइमेट रेफ्यूजीज अपनी जान बचाकर सीमाओं की तरफ भागेंगे। ये तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा मानवीय संकट बनने वाला है। वही तो मेरा सवाल है। तब क्या हमारी ये आधुनिक स्मार्ट फेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मानवीय सुनामी का सामना कर पाएगी, या तब हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवता की एक बिल्कुल नई परिभाषा गढ़नी होगी? ये सच में झकझोर देने वाला सवाल है। इस पर आने वाले वक्त में बड़ी बहस जरूर होगी। आप सभी इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस रिपोर्ट और डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें।